इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है नियत अवधि का रोजगार के मजदूर रखे जाएंगे और वो स्थायी प्रकृति के कामों को करेंगे। उसमें इंजीनियर तक की जो भर्तियाँ होंगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने एक बड़ा हमला जो स्थायी प्रकृति का काम था इसको कर दिया है। अब आप ITI कर रहे हैं, पॉली कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, अब आपको 2 साल 3 साल के लिए नियत अवधि के रोजगार पर रखा जाएगा और आपको लिखवाया जाएगा कि आप कहीं भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मजदूरों का हाथ पहले काट देंगे तो कहीं नहीं जा सकते। इसके अलावा एक है जिसमें मजदूर की परिभाषा बदल दी है। जो ट्रेनिंग अधिकांश फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें मजदूर नहीं माना गया है। जो 18,000 रुपया वेतन पा रहा है सुपरवाइजर में है तो उन्हें भी मजदूर की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इससे एक तो संख्या कम हो जाएगी, यूनियन बनाने के और कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी और आने वाले दिनों में इस जो ये इन्होंने मजदूरों की परिभाषा बदली है इससे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हीरो कंपनी है, वहाँ पर कई 100 मजदूर ट्रेनिंग में रखे जाते हैं और वो 2 साल के लिए, साल भर के लिए उनकी ट्रेनिंग बढ़ाने की बात आई क्योंकि अप्रेंटिस एक्ट पहले ही जो 1914 में पास हो चुका है जिसमें 1 साल का 2 साल किया था और 2 साल के बाद भी 2 बार और बढ़ा सकता है मालिक, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसमें भी पहले ये था कि केवल जितने वर्कर हैं उसका 10% ही आप रख सकते हैं जो ट्रेनिंग होता हो। अब उसे हिसाब कर दिया इन्होंने कि टर्नओवर को तय कर दिया है। अब आपका अगर 5 से 15 करोड़ है तो आप 500 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। इस तरह से उसको एक संख्या को भी बढ़ा दिया है कि पूरी आप कंपनी में देखोगे ज़्यादा ट्रेनिंग और कैजुअल और इस तरह के जो है अगर आपकी कोई कंपनी चल रही है अप्रेंटिस वाले ट्रेनिंग वाले ही ज़्यादा है और ये बात हमारे साथी को अपने अनुभव में महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर 90 क्या बोलते हैं, अगर ये 300 पार हो जाता है और नया जो लेबर कोड लागू हो जाता है तो अभी भी आप देखोगे कुछ ही कंपनियां हैं जिनमें कि इस तरह की मतलब संख्या मतलब 100 को दिखाता था। अगर हम पूरे शेड्यूल में हर बार में देखेंगे तो कुछ ही उद्योगों में आ जाएंगे वो कंपनियां जिनमें स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो रहा है। हैबर जैसी कंपनी, शिवम जैसी कंपनी, मतलब बड़े बड़े जहाँ का हजारों लोग हैं काम करते हुए, वहाँ पर 20% भी जो है परमानेंट वर्कर नहीं है। सिलेंडर जो सीमेंट्स ने खरीदी है यहाँ पर 4 प्लांट इसके हैं और कहीं 20 वर्कर परमानेंट है, कहीं 15 वर्कर हैं, उनमें भी काम करने की ओर मामला बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे समाज के अंदर 90% से ज़्यादा कंपनियाँ वहाँ पर इस स्टैंडिंग ऑर्डर लागू नहीं होगा। तो हमारे मजदूरों की गुलामी की सोच बढ़ेगी, इस बात से हम नए लेबर कोर्स में महसूस कर सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ें अगर हम देख रहे हैं कि आखिर जो लेबर कोर्स में मिले थे यहाँ की गुलामी के टाइम पर हमको मिले थे 1923 में हमको कंपनसेशन एक्ट मिलता, 1926 में ट्रेड एक्ट है, 1936 में पेमेंट वेजेज एक्ट है, 1946 में स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, 1947 में औद्योगिक विकास अधिनियम है। तो हम बता सकते हैं कि आज़ादी से पहले इस तरह के कानून क्यों मिल रहे हैं, हमें इस बात पर महसूस करना होगा कि आखिर ये जो श्रम कानून है ये किस मतलब पूंजीपति की इच्छा है या कोई और चीज़ थी जिस वजह से ये मिले थे। तो हम अगर देखेंगे 1970 की क्रांति हुई, 20वीं सदी में हम लोग महसूस करें कि सबसे पहले जब रूस में क्रांति होती है और उसका ज्वार और सोवियत संघ हम बात करते हैं कि 17-18 देश जो हैं वो रूस के साथ मिल जाते हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। ये सिलसिला आगे वहाँ तक बढ़ता है कि चीन में क्रांति हो जाती है और पूर्वी यूरोप के 1/3 देश जो हैं वो मजदूरों के जो है वहाँ पर जनतावादी सरकारें आ जाती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते इस बात से कि पूंजीपति वर्ग ने डर के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी। कहीं यहाँ भी मजदूर का समाजवाद कर दिया है, कहीं पूंजीपतियों को आम मजदूरों की तरह, आम नागरिक की तरह जीने को व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने डर के मारे श्रम कानून लागू किए जिससे हम आपके हितैषी हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से आ सकते हैं, अपना यूनियन चुन सकते हैं, अपनी जो है बातें कर सकते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए श्रम कानून जो है दिए गए। जो कल्याणकारी आज भी हम कहते हैं कि जो
स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह के देश हैं, आज भी वहाँ पर कल्याण के तौर पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो वो ऐसे खैरात में नहीं मिली। वो क्योंकि मजदूर वर्ग के संघर्ष थे, आंदोलन थे, इन्होंने अपनी सत्ताएं कायम कर ली थी। जो पूंजीपति को पुराने जो राजा रजवाड़ की इमेज और साए लगा के जो जनवादी क्रांतियाँ, समाजवादी क्रांतियाँ करी थी, इस सब का परिणाम था कि क्रांति को रोकने का काम, मजदूर वर्ग को रोकने का काम, और जिसका परिणाम यहाँ तक भी हुआ कि गुलाम देश आज़ाद हुए, राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष तेज हुए, और जो डायरेक्ट तौर पर प्रत्यक्ष उपदेश बनाने की प्रक्रिया थी उस पर भी रोक लगती है। हम जब आज़ादी के मतलब हम गुलाम थे तो हम क्या है, हम ब्रिटेन के सीधे तौर पर उपनिवेश थे। तो साथियों ये बात आज की तारीख में दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष तौर पर गुलाम है, जहाँ मतलब एक देश दूसरे देश में जाके वहाँ का आर्थिक राजनीतिक तौर पर आज़ादी अपने हाथ में लिए हुए। यहाँ तक भी कि कठपुतली सरकार आदमी वहीं का है, लेकिन कहीं दूसरे देश की कठपुतली है। ये वाला भी जो ईरान, क्या बोलते हैं आपका, ईरान अफगानिस्तान से ये वाला भी सिलसिला खत्म हो चुका है। आज जो नई गुलामी है वह आर्थिक नौबंदीज। आज उन्होंने अपनी सत्ताएं बना रखी है, उसके माध्यम से कर्जा बांटते हैं और फिर मार्केटों पर कब्जा करते हैं, मतलब वहाँ पर अपने सामान को पूंजी निवेश करते हैं, और चाहे कंपनियां निकल करती हैं वहाँ से कोई पूंजी को अपने देश में खिलाफ जो है ले जाते हैं। तो साथियों ये 20वीं सदी के जो मजदूर वर्ग के संघर्ष के क्रांतियाँ थी, इसका परिणाम था कि मजदूर वर्ग को चीज़ें हासिल हुई, जिसका परिणाम हम भारत में देख रहे थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि 1956 में रूस में पूंजीवादी की स्थापना होती है। मजदूर वर्ग के जो राज है उसको वहाँ का जो नया शासक आता है रूसियो, उसने उसको धीरे धीरे करके पूंजीवाद की ओर जाना शुरू किया। 1976 में रूस चीन के अंदर पूंजीवाद की पुनर्स्थापना होती माओ के मरने के बाद। और इस चीज़ का भी हमको देखना पड़ेगा कि सारी चीज़ों में जब मजदूर वर्ग उठान पर था, उसके संघर्ष उठान पर थे, तो श्रम का बड़ा भारी था। जब मजदूर वर्ग का आंदोलन कमजोर हुए, उसकी सत्ताएं कमजोर हुई, तो पूंजी का बड़ा भारी हुआ, और जिसका परिणाम भारत के अंदर 1966 में पहला जो राष्ट्रीय श्रम आयोग बनता है 1966 में। तो आगे देख सकते हैं कि 1946 तक भारत में नौसेना विद्रोह हो रहा है। भारत के अंदर तेलंगाना जो किसान आंदोलन है वो जबरदस्त तौर पर उठान पर है। यहाँ मतलब भारत के अंदर जो मजदूर किसान है वो यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके नेतृत्व में बहुत अच्छे संघर्ष कर रही है। तो उसका परिणाम था आज़ादी के बाद भी बहुत सारे श्रम कानून हमारे जो हैं श्रम अधिकारों में यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही दुनिया के स्तर का मजदूर आंदोलन कमजोर, मजदूर सत्ताएं कमजोर, उसका परिणाम मतलब भारत को तो संघर्ष चल रहे हैं। तो जो 66 का हुआ है उसका भी फिर भी जो है हमें दिखाई देगा कि अभी एकदम जो है मजदूर वर्ग पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है जो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बनता है 1966 में। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए चीज़ें किशोर में बढ़ जाए कि जो संकट बढ़ रहा है, जो देश के अंदर सरकारें बन रही हैं, एक सब कांग्रेस की सरकार हो जा रहा है मामला, और जो देश दुनिया के अंदर संकट बढ़ रहा है वो कहीं यहाँ भी ना आए, उसको मैनेज करने के लिए काम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के स्तर पर 1970 का दशक ये आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी थी और जो देशी पूंजीपति हैं ये उसे बुला रहे हैं, अर्थात देशी कॉर्पोरेट पूंजीपति है और विदेशी कॉर्पोरेट पूंजीपति है, इसको आर्थिक सुधार करना है। और आर्थिक सुधार या श्रम सुधार के माध्यम करना है। तो आर्थिक सुधार है उसमें जैसे अपने देश की सीमाएं खोलना, विदेशी निवेश के लिए सुगम बनाना माहौल, जो नियम कानून उसको ढीला करना, ये जो है आर्थिक सुधार थे। और जो सार्वजनिक संपत्तियाँ थी इसको निजी हाथों में देना, ये उसका जो है ये वाली चीज़ें आर्थिक सुधारों के तहत थी। और श्रम सुधारों के तहत सीधे तौर पर था कि मजदूरों के मिले हुए अधिकारों को कटौती, जो श्रम अधिकार है, जो नौकरी की सुरक्षा है, वेतन भत्तों पर कटौती है, ये शुरुआत हो जाती है कि यूरोप के देशों की शुरुआत हो जाती है। तो साथियों अब जब हम बात कर रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि आज जो हमारा संघर्ष दिखाई देता है या जो लेबर फोर्स आज हमारे ऊपर हावी दिखाई देता है, इसी पृष्ठभूमि क्या है। 1991 में भारत के अंदर ही वो नई आर्थिक नीतियाँ जो 70 के दशक में समृद्ध मुल्कों में
लागू होना शुरू हो गई थी, या कह सकते हैं कि जो लैटिन अमेरिकी देशों में जिनके एशियन टाइगर कहते थे उन देशों में लागू होना शुरू हो गई थी। और उसके परिणाम सब लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे जो एक लाख में मजदूर वर्ग के विभिन्न सुविधाएँ थी, जो कल्याणकारी राज्य थे, उनकी कटौती थी सीधे तौर पर। अब भारत के अंदर भी इसका शुभारंभ होता है 1991 में। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जो नई आर्थिक नीतियाँ भारत में लागू हो जाती है, और जिसका हम परिणाम आज हम 3 दशक बाद सारे लोग इस बात के लिए बहुत महसूस कर सकते हैं। उसके बाद लगातार मूवमेंट कमजोर होने से भारत के अंदर 1998 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग और वाजपेयी की सरकार में 1998 में गठित होता है। इसकी सिफारिश 2002 में सौंपी जाती है, और जिसकी सिफारिशें मोदी सरकार अपने जो 4 मजदूर विरोधी जो लेबर कोड्स हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन इसके बीच में 10 साल आप देखेंगे कि जो सपा सरकार थी जिसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ये हिचक रही थी उन सिफारिशों को लागू करने के लिए। यहाँ तक कि इन्होंने ऐसा भी काम नहीं किया। 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ अधिनियम पास किया गया। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी क्या है जहाँ पर देश के कानून लागू नहीं होंगे, विदेशी कंपनियाँ आ रही है उनके अलग से जोन बनाया जाकर और उनका सारा नियम कानून यहाँ के जो श्रम मजदूर से वो मुक्त होंगे। आप लूटिए यहाँ पर मजदूरों को श्रम को लूटिए और आराम से मुनाफा कमाइए। ये 2005 में मनमोहन की सरकार इस अधिनियम को लाती है। लेकिन जिस तेजी के साथ कॉर्पोरेट पूंजीपति की इच्छा थी कि ये जो है तेजी से इसको लागू करें, जो सिफारिश आ गई है 2002 में, उसे कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पा रही थी हिचक, जिसकी वजह से इन्होंने 2012 से माहौल बनाना शुरू किया कि अब हमको मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए। 100 कॉर्पोरेट घरानों में से 74 कॉर्पोरेट घरानों ने अपनी मोदी को सहमति जताई कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सीधे तौर पर मजदूर वर्ग पर, किसानों पर डंडा चला सके, इनके आंदोलन को कुचल सके। अर्थात जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सभी को पता होना चाहिए कि ये RSS जो संघ है भारत का, इस संघ के मतलब ये पार्टी से ये जुड़े हैं। और ये व्यक्ति गुजरात नरसंहार से लेके वहाँ पर श्रम कानून को खत्म करने से लेकर ट्रिब्यूनल को खत्म करने के, वहाँ निवेश को बढ़ाने से लेकर जो गुजरात मॉडल था, वो वहाँ के पूंजीपतियों के लिए एक शानदार ऐसा माहौल कि मजदूर आवाज उठा सकता है, ये पूंजीपतियों ने भरोसा नरेंद्र मोदी का जताया। 2014 में उन्हें ताजपोशी होती है। आते ही भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर अप्रेंटिस एक्ट से लेकर वो काम शुरू हुए, इसका विरोध भी हुआ। और फिर नॉट ओनली GST, आप लोग सब उसके बाद देखते हैं कि एक टाइम पर जनता भी थे, वो सारी बातें हमारे सामने हैं। लेकिन 18 में 16 से इन्होंने शुरुआत की गई थी, जिसको 18 में इन्होंने क्या बोलते हैं जीरो जारी कर दिया। और उसके बाद जब देश के अंदर लॉकडाउन लगता है, उसके बाद इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढने में, इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि इन्होंने 29 जो केंद्रीय श्रम कानून थे उन्हें समेट कर 4 जो लेबर कोड्स में लाए। उसका परिणाम जैसे हमारे सामने आएंगे लागू होने पर, तो हम देखेंगे कि फिर उसमें इतना कठिन हो जाएगा काम करना कि 12 घंटे की सभी को पता है, उसमें सभी को पता है कि जो हमारी 10 तरह की सुविधाएं थी कारखाना एक्ट के तहत, यहाँ तक कि जो कारखाना एक्ट में आता है मामला, कारखाना किसको कहेंगे, उसमें बकायदा डेवलप कर दिया है। जहाँ मैनुअल पर जो है काम 20 को 40 कर दिया, जो बिजली से काम करते हैं 10 को 20 कर दिया। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ तक कि जो श्रम विभाग है इनकी भी महत्ता को बहुत ही ज़्यादा न्यून कर दिया। और हालांकि ये नहीं है, इससे पहले जो था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था और वो बाद में खत्म हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, तो एक श्रम विभाग हुआ करता था कानपुर के अंदर बड़े तौर पर, जहाँ कमिश्नर बैठते थे। तो इतना बड़ा था यूपी उत्तराखंड देश, आप देख सकते होंगे कि उसके जो भौगोलिक दूरी देखेंगे। तो उसके बाद अगर किसी भी मजदूर को आवाज़ उठानी, यूनियन को आवाज़ उठानी, तो कहाँ जाएगा, काम हो जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं कि चाहे उत्तराखंडी हो तो उसका ट्रिब्यूनल जो है हल्द्वानी के अंदर, और आप कोई भी मजदूर अगर उसको कोई बात आगे लड़नी है तो वो उसका 10 बार सोचना पड़ेगा। तो साथियों ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 लेवल कोर्स आने से पहले बहुत बेहतर था। वो कागजी शोभा बढ़ा रहे थे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अच्छी तरह पता था कि वो कागज में तो थे, लेकिन व्यवहार में वो कितने लाभ होते हैं। 12 घंटे काम का 4 घंटे रोटी का डबल मिलना चाहिए, और कितनी कंपनियों में यहाँ पर महसूस कर सकते हैं।
कि वो लागू अभी 4 लेवल पर लागू नहीं हुए और यहाँ पर कई कंपनियों ने पीएफ जैसा काटना बंद कर दिया है, जिसमें सीएमएस जैसा सीरियस ग्रुप है वो अग्रणी में आ चुका है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लिए श्रम कानून को धज्जिया उनको उड़ाना, अभी तो वैकेंसी को थोड़ा बहुत इसका पालन किया था, लेकिन जब पूरा कॉर्पोरेट देशी विदेशी वो सरकार उनके लिए सब व्यवस्था करके एकदम कारपेट बिछा रही हो, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इसका परिणाम हम सब लोग भुगतेंगे। और उसके बाद अगर बात करेंगे क्या ये जो सब कुछ हो रहा है आज ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सारी चीज़ों को जैसे भारत में हम दक्षिणपंथी ताकत या फासिस्ट ताकतों को देख रहे हैं सत्ता में ला रहे हैं, तो क्या भारत में हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। आज यूरोप के अंदर, आज अमेरिका के अंदर और आसपास के देशों में देखेंगे, लैटिन अमेरिकी देशों में देखेंगे, तो ऐसे दक्षिणपंथी ताकतें जो मजदूरों का दमन कर सके, जो जनवादी अधिकार को कुचल सके, ऐसी सत्ता को बिठाया जा रहा है। क्योंकि अब जब अधिकार करेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। तो साथियों, लोग चुप भी नहीं है, प्रतिरोध भी बहुत तगड़ा है। अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट है, वो तगड़ा मूवमेंट हुआ अमेरिका के अंदर, जिसमें साफ साफ मानने लगे कि ये 1% और 99% नहीं चलेगा, कि सारे संपत्ति जाकर 1% में और 99% लोग वो जो खाई है वो भयानक तरीके से बढ़ रही है, ये नहीं चलेगा। फ्रांस के अंदर येलो वेस्ट आंदोलन होता है, हर शनिवार को भयानक तरीके से वहाँ पर जो है लोग आना शुरू हो जाते हैं। अभी फ्रांस के अंदर लेटेस्ट में जो पुरानी पेंशन योजना को कटौती की जा रही है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए फिर लाखों लोग फ्रांस के अंदर सड़कों पर आ रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में फिर से लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अमेरिका, यूरोप के देशों में देखेंगे तो संघर्ष फिर से तेज हो रहे हैं। श्रीलंका हमारे सामने पिछले साल सबके सामने जीवन उदाहरण है। पाकिस्तान की हालत सबको पता है, ब्रिटेन की हालत आपको पता है, और यहाँ तक कि अगर भारत में देखने इसका असर तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन, पीएफ नीति पर बेंगलुरु में महिलाओं का आंदोलन, ये भारत में अगर हम देखेंगे आज एक बड़े स्तर पर चीज़ों को दिखा रहा है कि प्रतिरोध भी जो है इन फासिस्टों के खिलाफ कह सकते हैं, दक्षिणपंथी सरकारों के खिलाफ कह सकते हैं, जो झूठे कह रहे हैं झूठ नहीं सकते, हमने एक बार पास करके वापस नहीं ले सकते। तो जनता ऐसी चीज़ होती है।